हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ पैडागोजी का क्लास सेकंड है। ये जो मैथ पैडागोजी की क्लास है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन पूछा है, ठीक है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना तो शिक्षकों को सहायता करता है, माता पिता को, शैक्षिक अधिकारियों को, स्कूल निरीक्षक को। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा टीचर को बच्चों का मूल्यांकन उनके विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को निदान करने में और उनके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में हेल्प करता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? ठीक है। 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, किसी दो अंकी संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। ठीक है। तो इसमें जो पूछा है कि कौन सा एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से अधिगम प्रतिफल नहीं है, मतलब कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए कौन सी एनसीईआरटी के द्वारा आशा नहीं की जा रही है। तो 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, ये तो है कक्षा 1 के विद्यार्थियों को। पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ये भी है। जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों को हम लोग गुणन मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? प्रतिफल नहीं है। तो ये सी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित नहीं करना है कक्षा 1 के विद्यार्थियों में। अब हम बात करते हैं किसी दो अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा प्रतिफल नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? अब्स्ट्रैक्ट, दृश्यमापिता, अभिप्रदर्शन, सांकेतिक। तो यहाँ पर हमारा दृश्यमापिता आइकॉनिक सही हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, भिन्न की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐसे वृत्त बनाते हैं, और वृत्त बनाते हैं तो इसमें एक भाग को छायांकित कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करवा रहे हैं, वो दृश्यमापिता करवा रहे हैं, आइकॉनिक करवा रहे हैं ब्रूमर के अनुसार। चलिए एक्सप्लेनेशन भी हम लोग इसका देख लेते हैं। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ द्वारा भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाना और उसके कुछ भाग को छायांकित करना। श्री जोसेफ यहाँ ब्रूनर के आइकॉनिक सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत, ब्रूनर ने अधिगम के 3 सिद्धांत दिए हैं: अभिप्रदर्शन विधि, दृश्यमापिता विधि, सांकेतिक विधि। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि दृश्य प्रामिता विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो विकल्प बी सत्य है, यानी कि बच्चे को दृश्य के अनुसार सिखाएंगे दृश्य मापिता के द्वारा, तो बच्चा अच्छी तरह से सीखने में योग्य होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। एक ही अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, ये भी सही है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, जैसे कि एक आयत है, एक वर्ग है, तो इनका जो क्षेत्रफल है वो समान हो सकता है,
भले ही उनकी आकृति अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी भी सही है। तो सत्य नहीं है कौन सा? किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो यही हमारा सत्य नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक से यहाँ पर बताया गया है कि अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण और अधिगम में ऐसी कौन सी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NAP जो 2005 है, NCF जो 2005 है, उनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम में ऐसी गतिविधियाँ सम्मिलित करनी चाहिए जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। दोस्तों गलत हो जाएगा। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जो मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़े, ये हमारा सही हो जाएगा। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, अमूर्त का मतलब हो जाएगा कि उसे सोच करके समझना। ठीक है, तो यहाँ पर अमूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, ये हमारा NCF 2005 कहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर ध्यान आधारित गतिविधियों दी जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंध बनाने में लायक बन सके। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे पहलू हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, खेल विधि आदि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 4.7 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे, है ना। दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक देखने के लिए हम लोग विद्यार्थियों को नहीं कह सकते हैं, या कि उन्हें खुद से समझाने की अलावा अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अभ्यास भी बच्चे से नहीं करवाएंगे, है ना। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को सैमपट पर लिखिए, है ना, और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जब 7.37 और 7.47 बड़ी संख्या पहचानने के लिए बच्चों को दिया गया, तो बच्चों के समूह ने इसको 7.4 से बड़ी संख्या बताया। इस त्रुटि का कारण है कि बच्चे दशमलव का स्थानीय मान न समझकर सीधे संख्या देखकर बता रहे हैं। अतः एक शिक्षक को दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा दशमलव की स्थानीयता को समझाइए। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्नों को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। देखिए, इस प्रकार से हल किया, ये जो कि सही नहीं है। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। विद्यार्थियों को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए नहीं कह सकते हैं। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी अपना उत्तर जांचने के लिए कहें, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करें।
ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने योग के प्रश्न को इस प्रकार हल किया जो कि गलत है। ठीक है, अब इस त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कि विद्यार्थी को सन्निकट संख्या का उपयोग करके योग ज्ञात करने पर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। जैसे कि 5128 का सन्निकट मान 5100 है, 27700 का सन्निकट मान 2700 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके सन्निकट मान को योग करके अपने उत्तर के जो सन्निकट मान से उत्तर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? ज्यामिति के क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, आकृतियों के उपयोग के पैटर्न बनाने में, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइलिंग का सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हैसिलेशन का मतलब होता है टाइल के समान। ऐसे कोई भी प्रकार की एक पैटर्न है, जैसे कि टाइल्स ही लगी होती हैं तो एक पैटर्न में लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त निरूपण कर रहा है, तो ज्यामिति की क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए यहाँ पर अधिगम को विकसित नहीं करना है। कोणों को मापने के लिए भी यहाँ पर हैसिलेशन का उपयुक्त निरूपण नहीं होगा। ज्यामितीय आकृति को उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षक के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग में पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। टेसिलेशन का अर्थ है वहाँ पर टेसिलेशन होगा का अर्थ है कि बिना कोई खाली जगह छोड़े, बिना या ओवरलैप किए, बिना किसी सतह या तल को समतल आकृतियों से भरना। अतः ऐसी आकृतियों से एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बैठती हैं, जैसे कि टाइल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रहा है, ताकि जो NEP 2020 है वो अपने प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उसे कम करने का विचार कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके? नहीं, प्राप्तांकों से NEP 2020 का मतलब नहीं है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इसका भी मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। तो दोस्तों, जो NEP 2020 है वो पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, ये भी उसका उद्देश्य नहीं है, सिलेबस को कम करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन है विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। यानी कि सिलेबस हमारा अगर छोटा रहेगा तो विद्यार्थी रटकर सीखने के बजाय क्या करेंगे? वास्तविक समझ के अनुसार से सीखेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी को हित में रखकर NEP 2020 सिलेबस को कम करने की बात करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधियों को कंठस्थ करने के लिए यहाँ पर NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो कंठस्थीकरण पर नहीं। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों या पहेलियों गतिविधियों पर, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पहाड़े, गणना आदि के रटंत अधिगम पर कंठस्थीकरण रटंत होगा, वहाँ पर ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सकें। यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर बल देकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।